Good morning, students. My name is Dr. Indramal Goyal. Today, in this video, related to issue of shares by a public company, we will discuss one more important concept regarding issue of shares by a public company for consideration other than cash. जनरली एक पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो मार्केट में वो कैश के कंसिडरेशन में शेयर इशू करती है, लेकिन कभी कभी एक कंपनी अपने वेंडर ऑफ एसेट्स को शेयर इशू कर सकती है ताकि एसेट्स के बदले में शेयर दे दिया तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जब कंपनी कोई एसेट्स खरीदती है तो उसका पैसा कहां से आता है। इशू ऑफ शेयर इज ए प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ एक्वायरिंग फाइनेंस फॉर ए पब्लिक कंपनी। एक कंपनी पहले शेयर पब्लिक को इशू करती है, उससे जो पैसा आता है फिर एसेट्स को वेंडर को देती है। इससे अच्छा ये होता है कि कई बार जो ना वेंडर ऑफ एसेट्स से ये एग्रीमेंट कर लेती है कि अगर आप हमारी कंपनी के लिए एसेट्स देते हैं तो हम आपको इसके बदले में शेयर्स दे देंगे। इससे आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। यू बिकम द पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड यू विल गेट द प्रॉम्प्ट पेमेंट फॉर द गुड्स दैट यू हैव सोल्ड। तो इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आय में से जो बचत करता है उस बचत का विनियोग करता है ताकि वो और अधिक ब्याज और लाभांश के रूप में आय अर्जित कर सके और अपनी वेल्थ को बढ़ा सके। तो कंपनी की ओर से एक ऑफर दिया जाता है वेंडर ऑफ एसेट्स को, और कई वेंडर ऑफ एसेट्स इस बात को मान भी लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, उनका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उनको कंपनी के प्रॉफिट में फ्यूचर में डिविडेंड मिलने लग जाएगा। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है कि कंपनी को शेयर इशू करने की सारी जो प्रॉब्लम है, जो फॉर्मेलिटीज है, उसको फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेंटली एसेट्स खरीदी, शेयर दे दिए। कंपनी के लिए भी फायदा, समय की बचत हो जाती है। जो कॉस्ट ऑफ इशू है, प्रोस्पेक्ट इशू करने का, वेट करने का, बैंकर से एग्रीमेंट करने का, ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता। सीधा एसेट्स खरीदी और उसको शेयर दे दिया। कंपनी का भी काम आसान हो गया। कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ सकती है और जो वेंडर ऑफ एसेट्स है उसको भी अपना सेविंग को इन्वेस्ट करने का, अपनी इनकम को एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है नगद प्रतिफल के अलावा अन्य प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन। इशू ऑफ शेयर for consideration other than cash। रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन। तो कंपनी के लिए ऐसा करना ज्यादा सुगम रहता है। तो इसमें सबसे पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर ऑफ एसेट्स। इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर ऑफ एसेट्स। जब एक कंपनी मान लीजिए 5 लाख रुपए की मशीन खरीदती है और उसके बदले में 5 लाख रुपए फेस वैल्यू के शेयर दे देती है तो वो इशू एट पार कहलाता है। तो इसमें भी इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट और इशू एट प्रीमियम हो सकता है। बट इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज नाउ नॉट अलाउड टू द कंपनी। सो वी विल डिस्कस इशू ऑफ शेयर बाय ए पब्लिक कंपनी टू द वेंडर ऑफ एसेट्स एट पार एंड एट प्रीमियम। तो इशू एट पार कब होगा? जब वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ शेयर दोनों बराबर। अगर आपने मान
एसेट्स खरीदी और इसके बदले में 10 रुपए फेस वैल्यू के 50,000 शेयर इशू करें, तो इसकी वैल्यू भी अगर बराबर है तो ये इशू एट पार कहलाएगा। इशू एट पार का मतलब हुआ सम मूल्य पर निर्गमन, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। अगर एक कंपनी 5 लाख रुपए की मशीन भी खरीदी और उसके बदले में 5 लाख रुपए के शेयर दिए तो वो इशू एट पार कहलाएगा। राइट, एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री बनेगी, मशीन भी खरीदा है कंपनी ने, मशीन के अकाउंट या जो भी बिल्डिंग खरीदा है वो नाम आ जाएगा मशीन की अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब कितने का? वेंडर जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा टू वेंडर ऑफ एसेट्स। और ये 5 लाख रुपीज 5 लाख बीइंग एसेट्स परचेज, ये एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री, so first entry is for issue for purchase of machinery, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम है मान लो राज लिमिटेड, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राज लिमिटेड और फिर उनको शेयर्स दे देगा। सेकंड एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर। अब राज लिमिटेड को अगर कंपनी द्वारा शेयर इशू किया जाता है तब एंट्री क्या हो जाएगी? क्या नाम नहीं दिया तो वेंडर लिख देंगे और एंट्री वेंडर अकाउंट है, वेंडर अकाउंट है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी को शेयर कैपिटल मिल जाएगा। 5 लाख रुपीज का आपने एसेट्स खरीदी और 5 लाख रुपीज के आपने फेस वैल्यू के शेयर दे दिए। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल, it will be called an issue of share at par, being share issue. Being share issue. ठीक है, इसी में issue of share to the vendor of assets कर रहे हैं हम, इसमें हम B पार्ट करेंगे। issue of share at premium, issue of shares at premium। So premium is the excess amount realized by the company from the buyer of the share over its face value. तो यहाँ issue of share at premium का मतलब होगा अगर एक कंपनी ने मान लो 5 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा और उसके बदले में अगर वो शेयर 4,80,000 रुपए की दे रही है फाइनल सेटलमेंट में, तो जितने शेयर कम दिए वो कंपनी के लिए फायदा है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी बनता है शेयर कैपिटल। वो लायबिलिटी तो क्रिएट हुई 4,80,000 रुपये और एसेट्स बढ़ी है 5 लाख रुपए और क्रेडिट में शॉर्टेज होगा 20,000, तो वो जो है ना कंपनी के लिए गेन है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। यदि ये कंपनी 5 लाख रुपए के एसेट्स खरीदती है और उसके बदले में 6 लाख रुपए फेस वैल्यू के शेयर देती है, तो वो 1 लाख रुपए शेयर आपने ज़्यादा दिए तो शेयर कैपिटल क्रेडिट में ज़्यादा होगा, 6 लाख होगा और वेंडर अकाउंट डेबिट है ना वो 5 लाख की है, तो 1 लाख रुपए आपने जो ज़्यादा फेस वैल्यू के शेयर दिए ना वो इशू शेयर एट डिस्काउंट कहलाएगा। और तब हमारी एंट्री होगी वेंडर ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। ठीक है, लेकिन यहाँ सेकंड पॉइंट बात करें इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, वो कब होगा? जब है ना वैल्यू ऑफ एसेट्स है हमारी, वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 5 लाख रुपीस एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 4,08,000। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स issued by company, face value of share issued is 4,08,000। तो ये इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कैसे बनेगा? इसमें भी देखो 2 एंट्री बनेगी। फर्स्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, मशीन भी खरीदा मान लीजिए, तो फॉर परचेज ऑफ मशीन, फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 5 लाख
कंपनी ने 5 लाख का मशीन खरीदा, तब कंपनी की बुक में पहली एंट्री बनेगी मशीन की अकाउंट डेबिट रुपीज 5 लाख, और जिससे खरीदी वेंडर का नाम आ जाएगा, और नाम नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट 5 लाख। अब कंपनी के लिए वेंडर है वो क्रेडिटर है 5 लाख का, तो अब अगर यहाँ लिखेंगे रिलेशन डी एसेट्स परचेज, मशीन की परचेज लिखेंगे, बिग मशीन की परचेज। अब इससे बदले जो शेयर्स देने का एंट्री बनेगी ना, वो क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वो तो होगा पूरा 5 लाख, लेकिन आपने शेयर्स जो इशू कर रहे हैं ना वो 4,80,000 है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000। अब आपने वो क्रेडिट में कब पढ़ रहा है, डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है, तो कंपनी को गेन हो रहा है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना 20,000 being share issue vendor। तो ये हमारा पहला मेथड, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर ऑफ एसेट्स। इसमें भी इशू एट पार और ये इशू एट प्रीमियम है। इशू एट पार में क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू एंड शेयर की फेस वैल्यू दोनों बराबर होंगी। इशू एट प्रीमियम में क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी और इशू ऑफ शेयर का जो फेस वैल्यू है वो कम होगी, तब क्रेडिट में जो रुपए कम पड़ेंगे ना, दैट विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कंपनी के लिए गेन है, क्योंकि 5 लाख के एसेट्स के बदले में 4,80,000 के शेयर ही देना पड़ रहा है। इसके विपरीत इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट कब होगा, जब आप कंपनी की एसेट्स की वैल्यू 5 लाख रुपीज परचेज करी है और शेयर जो दिए है वो 5,50,000 के है या 6 लाख रुपीज के है, तो फिर ऐसी स्थिति में वेंडर अकाउंट डेबिट तो 5 लाख होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख रुपीज डेबिट में जो कम पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, राइट। अब हम सेकंड मेथड करेंगे, इशू ऑफ शेयर टू द वेंडर ऑफ एसेट्स की जगह टू द वेंडर ऑफ बिजनेस। कभी कभी एक पब्लिक कंपनी कोई साझेदारी व्यवसाय को, छोटे व्यवसाय को खरीद लेती है, जिससे कि उनमें आपस में प्रतियोगिता खत्म हो जाए और कंपनी का लाभ भी बढ़ने लगे, और जो व्यक्ति कंपनी से प्रतियोगिता कर रहा था, जो फर्म प्रतियोगिता कर रही थी, इसके कारण उसे भी लॉस हो रहा था। If there is a cutthroat competition between two firms, then certainly both the business organization will be at loss. हाँ, healthy competition होना चाहिए। Unhealthy competition is not beneficial to both the parties, to the competitors। हमारा सेकंड टॉपिक होगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में। सेकंड है इशू ऑफ शेयर टू द वेंडर ऑफ बिजनेस। कभी कभी एक पब्लिक कंपनी किसी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस को पूरा का पूरा ऐसे कैसे खरीद लेती है। तो आपको पता है किसी भी बिजनेस में ना एसेट्स और लायबिलिटी होती है। एसेट्स और लायबिलिटी में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स होता है। लायबिलिटी में उसके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल पेबल हो सकता है, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। और एक कंपनी का जो बिजनेस, एक कंपनी द्वारा जो बिजनेस खरीदा जाता है उसके लिए जो वैल्यू पेड की जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। तो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट किसी बिजनेस की नेट वर्थ से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेट वर्थ ऑफ बिजनेस? Net worth of business means total of assets minus all external liabilities of the business।
जब हम टोटल ऑफ एसेट्स की बात करेंगे तो उसमें हम जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको भी शामिल नहीं करेंगे। ओनली टेंजिबल विजिबल एसेट्स है जो वैल्यूएबल है उनका भी एक सर्टेन वैल्यू पे ना वैल्यूएशन करके फिर लिया जाता है। परचेज कंसीडरेशन निकालने का बेसिस क्या होता है? नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों का मूल्य। और वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कौन सी एसेट्स को कितने मूल्य पे लिया। अब जो कंपनी जो फर्म बेची जा रही है वो अपनी बुक्स अपनी क्लोज करेगा, जैसा अपन ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में किया। जो भी कंपनियां जो भी फर्म बेची जाएगी तो वो उनका बुक्स एंड अकाउंट्स है, ज़्यादा में बेचा है कम में बेचा, तो कंपनी को तो आपको जो वैल्यू दी गई है उसमें उसके एसेट्स की क्या वैल्यू ली उन्होंने और कितनी लायबिलिटी ली। एसेट्स में से लायबिलिटी करके जो वैल्यू आती है वो नेटवर्थ होता है। उसके नेटवर्थ के बराबर अगर कंपनी पेमेंट करती है तो कंपनी को न तो ज़्यादा पैसा देना पड़ा न कम देना पड़ा और उसके बदले में फिर शेयर दिए जाते हैं। किसी बिजनेस का जो बिजनेस बेचा जा रहा है उसका भी जो है ना खरीदने वाली कंपनी के लिए गुडविल भी हो सकती है, कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, नो कैपिटल रिजर्व नो गुडविल भी हो सकता है। तो आप देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज a business of Rohan and Sons in which building was at feet 4 lakh, furniture was at rupees 1,50,000, stock was rupees 2,90,000 and debtors was rupees 1,60,000. Creditors were rupees 1,40,000 and bill payable were rupees 60,000. So this was the position of Rohan and Sons, जिसे कि एक एक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीदा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं इस बिजनेस का रोहन एंड सन्स का क्रय प्रतिफल परचेज कंसीडरेशन कितना होना चाहिए? तो किसी भी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल परचेज कंसीडरेशन उसके शुद्ध संपत्तियों के मूल्य के बराबर होता है। और शुद्ध संपत्तियों का मूल्य कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तब आप ये देखिए जिस बिजनेस रोहन एंड सन्स को खरीद लेना उसमें बिल्डिंग 4 लाख रुपए का है, फर्नीचर 1,50,000 का है, स्टॉक 2,90,000 का है और डेटर से 1,60,000 के, क्रेडिटर 1,40,000 है और बिल पेबल 60,000 रुपए का। तो ये पोजीशन दी गई है, ठीक है। तो इस बिजनेस का देखो वैल्यू कितनी हो रही है, एसेट्स में से लायबिलिटी घटा के देखो कितना आ रहा है नेटवर्थ, तो 0 0 0 0 9 6 15 and 5 20 का 0 carry 2 2 4 6 6 and 1 7 7 and 3 7 and 3 10। इस बिजनेस की टोटल एसेट्स है 10 लाख एंड टोटल लायबिलिटी कितनी है? टोटल लायबिलिटी है ये दो 1,40,000 एंड 60,000। तो ये दोनों अगर हम इसमें से घटाएं तो नेट वर्थ कितना आ रहा है? नेट वर्थ इज 10 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। अब अगर इस बिजनेस को एक्स कंपनी द्वारा 8 लाख रुपए में खरीदा जाता है तो नो गुडविल और नो कैपिटल रिजर्व होगा। लेकिन अगर इस बिजनेस को 8 लाख के बदले में कंपनी
जो है ना 9 लाख रुपए दे रही है, तो इसका मतलब है कंपनी उसका गुडविल का पेमेंट कर रही है। अगर ये कंपनी 8 लाख रुपए का बिजनेस का बदले में 7 लाख रुपए में खरीद रही है, तो वो 1 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व होगा। तो ये 3 बातें हैं उसमें। नंबर 1, परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल अगर ₹8 लाख हो, अगर क्रय प्रतिफल जो है 10 लाख रुपये हो, और नंबर 3 अगर क्रय प्रतिफल 7 लाख रुपये हो। तो ये 3 बातें हो सकती है। तो व्हाट विल बी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी? कंपनी की बुक में फर्स्ट एंट्री तो कॉमन होगी, एक ही होगी, जर्नल ऑफ कंपनी, जर्नल ऑफ एक्स कंपनी हम बनाएंगे। तो पहली एंट्री एसेट्स को खरीदने की होगी, और दूसरी एंट्री है ना वो उसको पेमेंट की होगी। तो यहाँ जो कंपनी एसेट्स और लायबिलिटी खरीद रही है, तो वो अगर 8 लाख में खरीदती है, तो पहली एंट्री होगी क्या? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट्स खरीदते हैं कंपनी की बुक में, ये हमारी फर्स्ट एंट्री। फर्नीचर के बाद स्टॉक भी है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू बिल पेबल अकाउंट, एंड टू रोहन एंड सेल्स। जो हमारा वेंडर और बिजनेस है उसका नाम है रोहन एंड सेल्स, रोहन एंड सेल्स। तो यहाँ बिल्डिंग इज ऑफ ₹4 लाख, फर्नीचर ₹1,50,000, स्टॉक ₹2,90,000, डेटर्स ₹1,60,000। टोटल एसेट्स 10 लाख रुपए का, क्रेडिटर है हमारा कितना? 1,40,000, फिर बिल पेबल 60,000, एंड टू रोहन एंड सेल्स 8 लाख। तो ये फर्स्ट एंट्री जब है ना परचेज कंसिडरेशन नेट वर्थ के बराबर हो, तब ये एंट्री बनेगी, ठीक है। और ऐसे ही ये आप लिख दो पहले, उसके बाद में इसी एंट्री में मैं ना बी करूंगा। अगर ये नेट परचेज कंसिडरेशन 10 लाख रुपए हो जाए तब क्या होगा? तो अब देखिए, अगर ये शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 8 लाख है और बिजनेस 8 लाख में खरीद रहे हैं, तो नो कैपिटल रिजर्व एंड नो गुडविल। लेकिन अगर इसी एंट्री को मैं ये बोलूं कि इस बिजनेस को कंपनी ने 10 लाख रुपए में खरीदा, तब क्या हो जाएगा? या टू रोहन एंड सेल्स 10 लाख कर दूंगा मैं, इससे हमारा क्रेडिट टोटल 10 और 2 12 लाख हो जाएगी, और कंपनी के ऊपर यहाँ एसेट्स हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, और वेंडर को हमें ना 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री वो सेकंड होगी। अभी पहली एंट्री जो है ना हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी या पूरा बिजनेस को खरीदने के लिए, और खरीदते समय ना गुडविल और कैपिटल रिजर्व की बात आई। तो गुडविल कब होगी? जब एक बिजनेस की नेट वर्थ से परचेजिंग कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है, तो जितना ज्यादा दे रही है वो गुडविल होगा, और गुडविल अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे। और अगर एक कंपनी, जैसे इस एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, नेट वर्थ है बिजनेस का 8 लाख रुपए, टोटल एसेट्स 10 लाख रुपए की है, और एक लायबिलिटी 2 लाख घटाया तब नेट वर्थ 8 लाख आया। अगर एक कंपनी, परचेजिंग कंपनी, उसका वैल्यू कम दे रही है, तो जितने रुपए कम दे रही है वो कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है। तो मैं अगर
ए में मान लो तो ये हो जाएगा 8 लाख, ये पहली एंट्री, ठीक है। और अगर इसको मैं बी सेकंड पॉइंट करूं कि इसको 10 लाख रुपए में खरीदा, तब क्या चेंज होगा? पहली एंट्री में आप क्या करोगे, ये तो एच डी रहेगा और मैं यहां लिखूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट। यहां गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 लाख रुपए एंड टू रोहन एंड सन्स हो जाएगा 10 लाख। ये दूसरा एंट्री हो जाएगी, मतलब एंट्री नंबर 1 ही होगी बट केस बी हो जाएगा जब हमारा क्रय प्रतिफल है वो 8 लाख के बजाय 10 लाख, ठीक है। आप ये चीज नोट कर लो। उसके बाद में इसी एंट्री को जो है ना क्रय प्रतिफल 7 लाख रुपए हो जाए तब क्या होगा? तो एसेट्स हमारी पूरी 10 लाख रहेगी, 2 लाख रुपीज का हमारा जो है ना ये लायबिलिटी है, इसको घटाने के बाद 8 लाख रुपीज आता है हमारा बिजनेस की वर्थ। लेकिन अगर परचेजिंग कंपनी इसको 7 लाख में खरीदती है और जो वेंडर होता है वो भी 7 लाख में एग्री कर जाता है, तब क्या चेंज होगा? तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर जब पहली थर्ड सिचुएशन में जब 7 लाख रुपए हो जाए तो क्या होगा? ये गुडविल हट जाएगा यहाँ से। अब गुडविल नहीं है, कंपनी को फायदा हो रहा है, परचेजिंग कंपनी को जब ज्यादा पे कर रहे हैं तो वेंडर बिजनेस को फायदा हो रहा है, 2 लाख गुडविल मिल रही है। लेकिन जब है ना शुद्ध संपत्ति का मूल्य अगर 8 लाख रुपए से कम मिलता है, यानी कि 7 लाख रुपए ही हो जाता है, तब आप ये देखो कि यहाँ एसेट्स की टोटल तो है 10 लाख और डेबिट साइड की टोटल 10 लाख है और क्रेडिट साइड की टोटल 7 और 9 लाख होगी। 1 लाख रुपए क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो देन वी विल राइट हियर टू कैपिटल रिजर्व। ये गेन हुआ कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज का, किसको? परचेजिंग कंपनी, और लॉस होगा वेंडर बिजनेस को। तो यहां हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस परचेज, ये फर्स्ट है बीइंग बिजनेस परचेज। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अगर 8 लाख रुपए के बिजनेस को 8 लाख रुपए परचेज कंसीडरेशन में खरीदे तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। अगर 8 लाख रुपए का बिजनेस को 10 लाख में खरीदते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख रुपए, परचेजिंग कंपनी को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया दैट इज फॉर गुडविल। और अगर एक परचेजिंग कंपनी किसी बिजनेस की शुद्ध संपत्ति का मूल्य 8 लाख रुपए के बदले में 7 लाख में खरीदती है तो टू वेंडर यानी कि वेंडर का नाम या रोहन एंड सन्स 7 लाख आएगा और इधर डेबिट टोटल हो गई 8 लाख, क्रेडिट सॉरी 10 लाख है एसेट्स की डेबिट टोटल और लायबिलिटी में कुल मिला के परचेज कंसीडरेशन और लायबिलिटी मिला के 9 लाख हो रही है, 1 लाख कम पड़ना तो ये हो जाता है 1 लाख का कैपिटल रिजर्व। तो ये दिस इज द फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री विल बी रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर में हम क्या करेंगे? अगर एक बिजनेस आपने 8 लाख रुपए में खरीदा और 8 लाख रुपए की शेयर इशू कर रहे हैं तो कंपनी बुक में एंट्री क्या हो गया? इशू ऑफ शेयर, रोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आपने बिजनेस जितने में खरीदा उतने में आप फेस वैल्यू के शेयर उतने ही बराबर मूल्य में जारी कर रहे हैं तो वो इशू एट पार कहलाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने बिजनेस 8 लाख में खरीदा और शेयर भी 8 लाख के इशू करे तो कंपनी की बुक में दूसरी एंट्री क्या होगी? रोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट, रोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट ये 8 लाख एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, ठीक है। बैंक से इशू नरेशन हो जाएगा। अब अगर 8 लाख रुपए की बिजनेस खरीदा आपने और शेयर्स आप 6 लाख रुपए के दे रहे हैं तो यहाँ एंट्री क्या होगी? रोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपीज एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपीज। तो वो इशू ऑफ शेयर एंड प्रीमियम हो जाएगा। तो जब एक कंपनी किसी बिजनेस को खरीदती है तो फिर 2 एंट्री बनती है, एक बिजनेस परचेज की और दूसरा शेयर इशू करने की। अगर ये बिजनेस आपने 10 लाख में खरीदा और 10 लाख के शेयर दे रहे हैं तो वो इशू एट पार होगा और 10 लाख के बदले में अगर आप है ना 8 लाख रुपीज के शेयर दे रहे हैं तो वो इशू एट प्रीमियम हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? रोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट सॉरी रोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपीज हो जाएगा,
शेयर आपने ज़्यादा दिए तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख हो जाएगा। यानी कि जितना क्रय प्रतिफल है उसके बराबर अगर आप शेयर इशू करते हैं फेस वैल्यू के तो इशू एट पार होगा। अगर आपका जितना परचेज कंसिडरेशन है उससे आप कम मूल्य के शेयर इशू करते हैं फेस वैल्यू के तो वो इशू एट प्रीमियम होगा, कंपनी को गेन होगा। तब हमारी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये हमारा दूसरा मेथड है, हमारा इशू ऑफ शेयर टू द वेंडर ऑफ बिजनेस। तीसरा एक और होता है, sometime a public company issue share for consideration other than cash to the underwriters and to the promoter of the business। तो उस समय क्या एंट्री होगी? तो हमारा थर्ड इशू ऑफ शेयर to the promoter or टू द अंडरराइटर्स। अगर एक कंपनी अपने अंशों का अभिगोपन करने वाले अभिगोपकों को शेयर इशू करती है उनके कंसिडरेशन के बदले में, या कंपनी अपने प्रोमोटर्स को शेयर देती है, इशू ऑफ शेयर टू द प्रोमोटर और अंडरराइटर्स। तो ये थर्ड है। तब क्या एंट्री होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, being share issue to the promoter or to the underwriter। तो ये थर्ड मेथड हो गया इशू ऑफ शेयर टू द प्रोमोटर और अंडरराइटर। प्रोमोटर वो होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, who perform all the activities to bring a company to existence। तो उनको भी उनके रेम्युनरेशन के बदले में कंपनी के पास इनिशियली इतना लिक्विड फंड नहीं होता है तो उनको भी शेयर्स दिए जा सकते हैं, तो वो कंपनी के लिए गुडविल हो जाती है और गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए उनका रेम्युनरेशन आपने 5 लाख रुपए दिया तो 5 लाख रुपए के शेयर्स दिया तो हमारी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर इशू टू अंडरराइटर या प्रमोटर, बीइंग शेयर इशू टू अंडरराइटर या प्रमोटर, जो भी हो वो लिख दिया जाएगा। तो इसको भी बोलेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस तरह से एक पब्लिक कंपनी जो शेयर इशू करती है उसके बदले में अगर वो पब्लिक से पैसा लेती है तो कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन। और अगर एक कंपनी शेयर ऐसे लोगों को इशू करती है जिनसे कंपनी को कोई एसेट्स प्राप्त होती है, कंपनी को कोई बिजनेस प्राप्त होता है या